हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामी में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बीए ऑनर्स की बात करें, बीए पॉलिटिकल की बात करें, या फिर ज्योग्राफी हो गया, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया और इवन बीएलएलबी हो गया। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो ऑलमोस्ट सब में कुछ हद तक कॉमन रहता है, कोई खास बड़े लेवल के डिफरेंसेस नहीं देखा जाता है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा यहाँ पे आपको आइडिया भी देते जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा और कैसे आपको तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर मेंशन इन, यानी कि कल्चरल एंड जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे तो उसमें आपको सेपरेटली बताया गया कि कौन सा राइट, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ये इस तरीके से वो सारा मेंशन है सीरीज वाइज करके, तो वो आप याद कर लेंगे एक बार, लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इस टाइप से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। हालांकि ये खत्म हो गया लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से था, तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आर्टिकल 370 होगा, लेकिन अब ये एब्रोगेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 क्या कहता है, अगर आपको पता हो तो बताएं मुझे, वरना ये इसमें यही कि स्टेट इमरजेंसी लग जाते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगता है। जैसे जो जम्मू कश्मीर में जो 6 मंथ के लिए जो इमरजेंसी लगा था वो आर्टिकल 356 के तहत हुआ था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाता है, पार्लियामेंट के बिहाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये इसी में ही आर्टिकल 352 अगर आपको पता है तो इसके बारे में बताइए। ये जो है आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। एंड थर्ड जो है आपको 2 चीज़ें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी किस स्टेट में लगा है, नंबर 1, और नेशनल इमरजेंसी जो है कितनी बार लगा है, 2, और तीसरी ये कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगता है इंटायर कंट्री पे, यानी देश पे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, वो आपको बताना है। तो यूँ समझे कि इस 3 आर्टिकल से बहुत सारे सवाल बन गए, और ऐसे ही आपको जब इतना आइडिया मिल जाएगा तो आराम से आप जामिया के पेपर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिवीजन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो पार्ट है या ऑर्गन नहीं है किसका, गवर्नमेंट का। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी होगा, जुडिशरी भी होगा, लेजिस्लेचर भी होगा। लेकिन ये जो लीगल बॉडीज है, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लीगल, ये कहीं ना कहीं एक तरह का लीगल बॉडीज है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो ये गवर्नमेंट का बॉडी नहीं होता। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंडर में ये सारी चीज़ होता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो आपका गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन के मतलब समझिए आप, अगर आप क्लास 8 में पढ़े होंगे ऑर्गन के बारे में तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हु सर्व एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन सर्व कर चुके हैं। एक ये भी पूछा जाता है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, फर्स्ट चीफ जस्टिस जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, आपको बताना है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है इनमें से, याद रखिए। ऐसे मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एपीजे अब्दुल कलाम से जो भी अपने लाइफ टाइम में बुक लिखे एक ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन सा बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पे राइज इन सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब अगर राइज हो रहा है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका बड़ा मतलब है कि ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप्स कंपनी रजिस्टर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक ये पूछ सकता है कि सेंसेक्स का ऑफिस कहाँ पे है, सेंसेक्स का ऑफिस कहाँ पे, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो देन ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट करिए, हम आपको आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जैद बिन सुल्तान अल नहयान वाज ए लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस कंट्री के वो प्रेसिडेंट लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कभी कभी आपको स्टेटमेंट के हिसाब से तो पूछेगा ही। कह रहा है देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। मतलब ऐसा है कि केरला में जो है ईस्ट की ओर से कोई रिवर फ्लो ही नहीं करता है, ईस्ट की ओर। और इसमें कह रहा है कि एमपी की ओर वेस्ट में, हालांकि दोनों ऑप्शन गलत है। ईस्ट में मतलब केरला में ऐसा कि ईस्ट से वेस्ट की ओर भी नदी यानी रिवर जो है फ्लो करते हैं, और वेस्ट से ईस्ट की ओर भी करते हैं। वैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। केरला में बात करें तो ईस्ट से वेस्ट की ओर कालविनी करके, भाविनी करके, पाम्बर करके ऐसे ही रिवर हैं, और वेस्ट की ओर भी है। वही अगर एमपी की बात करें तो एमपी में जो रिवर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नंबर 1 जो वेस्ट में जो फ्लो करते हैं वो नर्मदा रिवर है। और इसके अलावा अगर ईस्ट की बात करें तो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है एमपी का, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो अगर ईस्ट फ्लोइंग की बात करें, पहले वेस्ट फ्लोइंग, ये जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग है। और अगर ईस्ट में फ्लोइंग की बात करें तो उसमें आपका
ये माही हो गया, साबरमती हो गया, लोनी हो गया, ये सभी जो है ईस्ट में फ्लो करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा है तो इसमें जो है दोनों जो है ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो मतलब होगा दोनों में इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट टर्म्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टर्म कितने दिन के लिए, क्या मतलब आपको क्वेश्चन पे के हिसाब से समझना है। कह रहा है कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन। अगर इमरजेंसी लगता है तो उस केस में मैक्सिमम जो है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है या स्टेट इमरजेंसी नहीं बल्कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा, तो ऐसे केस में 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वा द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज मैसेज। मतलब वो जो अपना मैसेज जो दिया करते थे हिंदी में दिया करते थे, उस सेंट का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लिए, बट मैं फिर से कहना चाहूँगा नेशनल बर्ड्स या नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जरूर देख लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आपको लिस्ट आउट करना है। तो अब ये जैसे अगर हम इसकी बात करें, बांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका ये जो है सॉरी गोवा में है, बांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर हम कांगेर घाट नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका ये छत्तीसगढ़ में है। और औरंग सेंचुरी की बात करें तो ये आपका आसाम में है। और उस कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपका जो है उड़ीसा में है। तो यानी कि 51 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स इनमें से कौन है। देखिए सर्विस टैक्स जो होता है इंडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इनडायरेक्ट सर्विस टैक्स बोलते हैं ना, सर्विस चार्ज लगा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। इनमें से किसको श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो श्रिम्प कैप हालांकि थोड़ा सा आपको इस टाइप से स्टैटिक पार्ट हो जाता है, ये स्टैटिक पार्ट है और ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज नेल्लोर। एक क्वेश्चन और, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आंसर आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है। क्वासी फेडरल हो गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट हो गया, नन ऑफ दी। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल फर्स्ट कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक ये हो गया। दूसरा, किस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट का नामकरण या नाम चेंज किया जा सकता है, या फिर दूसरा उस स्टेट को ब्रेक किया जा सकता है। तो आप किस आर्टिकल के तहत वो आपको बताना है। वही आर्टिकल के तहत जो आज के टाइम में तेलंगाना बना हुआ है वही उसी आर्टिकल की वजह से बना है, आपको आर्टिकल का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर यूपी से इनमें से कौन सा स्टेट बॉर्डर टच करता है। जैसे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़। अब अगर मैप देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक, लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड कराते हैं इंडिया के हिसाब से। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। लेकिन वही आपसे पूछा जा जाएगा कि यूएसए में किस टाइप का सिटीजनशिप मिलता है लोगों को, आपको बताना है। वैसे मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे जो है डबल सिटीजनशिप मिलता है। मतलब स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप मिलता है और सेंट्रल के लिए अलग मिलता है। अब जैसे ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए एक आधार कार्ड आपका है, तो आधार कार्ड चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए क्यों, हर स्टेट में आपका वो आधार कार्ड वैलिड होता है, या और भी पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, हर जगह पे वैलिड हो, जब भी तो आप ट्रैवल कर पाते हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप लेना पड़ता है, अगर बाई द वे आपको स्टेट में और सेंट्रल के दोनों को फ़ायदा उठाना हो तो। चलिए वीडियो आज इतना ही, बाकी आगे कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी कोई भी डाउट अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट करिएगा, आने वाले वीडियो में उस पर क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू।